माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 10th। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे चुनु मुनुस। तो आज मैं आप लोगों को 15 मिनट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पूरा चैप्टर का एक समरी दे दूंगी विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स। इसे आप खुद से अपने नोट्स में लिख भी सकते हो। एक पेज से ज्यादा स्पेस कवर नहीं करेगा। हर एक चैप्टर का 15 मिनट्स वन शॉट में लेकर आऊंगी, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था। तो आज आप लोगों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वन शॉट मिलेगा अंडर 15 मिनट्स। पूरा का पूरा चैप्टर 15 मिनट के अंदर अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, पूरा चैप्टर जो है ना आपके 3 बेसिक पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस के बारे में, जो कंसिस्ट करेगा CNS को, PNS को, ANS को, जिसके एब्रिविएशंस हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिस्पेक्टिवली। उसके बाद आप लोग जो ह्यूमंस का नर्वस सिस्टम होता है ना, उसमें आप लोग पढ़ोगे कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन्स आर द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। कितने पार्ट्स कंसिस्ट करेगा एक न्यूरॉन? न्यूरॉन के कितने पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले होता है बच्चों डेंड्राइट। सबसे पहले होता है डेंड्राइट, उसके बाद आ जाता है इसका सेल बॉडी, और सेल बॉडी के बाद आ जाता है एक्सॉन, और एक्सॉन के बाद आ जाता है एक्सोनल टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, या फिर टर्मिनल एंडिंग भी बोल सकते हो, जहां पर सिनैप्टिक नॉब्स प्रेजेंट होती है, और उन्हीं सिनैप्टिक नॉब के अंदर सिनैप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो वेसिकल्स कंटेन करते हैं बहुत थोड़े थोड़े से केमिकल्स, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है। यही न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प करता है इम्पल्सेस को कैरी करने में फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर न्यूरॉन, फ्रॉम डेंड्राइट ऑफ वन न्यूरॉन टू द एक्सोनल एंड ऑफ द अनदर न्यूरॉन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम में CNS, PNS और ANS के बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जाके डिटेल में इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अभी देख लो, फिर आ जाता है ग्लैंड्स इन ह्यूमंस। बेसिकली ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स ना कुछ ग्लैंडुलर सेल से बने हुए पार्ट होते हैं हमारी बॉडी में, जिसका काम होता है सिक्रीशन करना। अब यहाँ पर ना हमारी बॉडी में 2 तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी ना 2 तरीके से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होता है। एक होता है हमारे नर्वस सिस्टम से, और एक होता है हमारे केमिकल सिस्टम से। तो केमिकल सिस्टम कहाँ से आया? केमिकल सिस्टम आता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट ग्लैंड से। यही ग्लैंड कुछ ऐसे केमिकल्स का सिक्रीशन करेंगे जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। जस्ट लाइक आवर नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम का काम क्या है कि वो हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का फंक्शन परफॉर्म करे। वैसा ही काम ह्यूमंस में केमिकल सिस्टम का भी होता है, यानी कि ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले एंजाइम्स और हार्मोन्स का होता है। एंजाइम्स के बारे में आप लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस में खूब पढ़ा होगा कि इतने पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होते हैं, उसके बाद अलग अलग प्रोटियोजेस होते हैं, फिर लाइपेज एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज है, ये सारे एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स यूजुअली एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ग्लैंड्स, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के साथ ना डक्ट सिस्टम मौजूद होती है, यानी कि वो जो सिक्रीट करने वाला है ना जिस तरह के एंजाइम को, एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस को एंजाइम यूजुअली बोला जाता है। तो वो जिस तरह के केमिकल्स को सिक्रीट करता है, वो केमिकल्स डक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं अपने टारगेट ऑर्गन में या फिर टारगेट सेल्स में, वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन जो दूसरा टाइप का ग्लैंड होता है, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होता है, यानी कि इसके सिक्रीशन को जब हम हार्मोन बोलते हैं तो वो हार्मोन बिना डक्ट के सीधा हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में पोर हो जाता है और ब्लड के थ्रू हमारे टारगेट ऑर्गन्स या फिर टारगेट सेल्स में पहुंचता है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे अगली स्लाइड में। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, वो है प्लांट्स में किस तरह
से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का फंक्शन परफॉर्म होगा। तो प्लांट्स में पाया जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट आप लोगों के सिलेबस में नहीं है तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसे समझने में। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है ना, वो होता है ऐसा मूवमेंट जो किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में प्लांट अपनी ग्रोथ मूवमेंट शो करती है। यानी कि प्लांट का ग्रोथ मूवमेंट शो करना इन रिस्पॉन्स टू पर्टिकुलर स्टिमुलस इन द एनवायरमेंट, इसी को ट्रॉपिक मूवमेंट बोला जाता है बच्चों। कितने टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं एक बार फटाफट से इसके बारे में देखेंगे हम। फोटोट्रॉपिज्म पहला ट्रॉपिज्म है जो लाइट के रिस्पॉन्स में जब प्लांट का बॉडी, प्लांट का कोई पार्ट मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट शो करता है, हम उसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं लाइट के रिस्पॉन्स में। अब जैसे शूट जो है, प्लांट का शूट हमेशा लाइट के तरफ ग्रो करेगा और रूट हमेशा लाइट से रिपेल करके ग्रो करेगा, लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करेगा। दोनों ग्रोथ कर रहे हैं लेकिन वो किस तरह का ट्रॉपिज्म है? फोटोट्रॉपिज्म है। एक कर रहा है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट और एक दूसरा कर रहा है नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में उसके तरफ, उसके फेवर में ग्रोथ हो रही है तो हम उसे कहेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। अगर उसके रिस्पॉन्स में नेगेटिवली यानी कि उससे दूर जाकर मूवमेंट शो हो रही है तो हम उसे कहेंगे नेगेटिवली ट्रॉपिक मूवमेंट। तो फोटोट्रॉपिज्म में लाइट के रिस्पॉन्स में शूट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है और रूट नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है। दूसरा आ जाता है जियोट्रॉपिज्म, यानी कि बच्चों ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में जब प्लांट का कोई पार्ट ट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है तो हम उसे जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। फिर से देख लो, शूट हमेशा ग्रेविटी से ऑपोजिट ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा होगा तो शूट शो करेगा नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट, और रूट हमेशा ग्रेविटी के टूवर्ड्स नीचे की तरफ ग्रो कर रहा होता है, इसीलिए हम उसे कहेंगे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अब आ जाता है हाइड्रोट्रॉपिज्म, यानी कि वाटर के रिस्पॉन्स में जब कोई भी प्लांट का पार्ट या प्लांट की बॉडी मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट शो करती है तो हम उसे कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म या हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। कीमोट्रॉपिज्म, किसी भी तरह के केमिकल के स्टिमुलस में आकर जब प्लांट की कोई बॉडी ग्रोथ मूवमेंट शो करती है तो हम उसे कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। फिर आ जाता है थिग्मोट्रॉपिज्म, विथ रिस्पॉन्स टू टच। अगर टच के रिस्पॉन्स में किसी भी प्लांट के पार्ट ने, किसी भी प्लांट बॉडी ने ग्रोथ मूवमेंट शो की है तो हम उसे थिग्मोट्रॉपिज्म कहेंगे। तो ये हो गया आपके प्लांट के ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में सब कुछ डिस्कस। अब दो पार्ट्स बचे हैं जिसे हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। एक हो गया ग्लैंड्स इन ह्यूमंस और एक हो गया नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एक्सोक्राइन का आप लोगों को ऑलरेडी पता है, एक्सोक्राइन आप लोगों को पता है क्योंकि आपने लाइफ प्रोसेसेस में बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में पढ़ा। वो सारे जिस तरह के ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं ना, वो सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आ जाएंगे। और पैनक्रियाज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हमारे बॉडी में जो पैनक्रियाज पाए जाते हैं वो एक ऐसा लौता ऑर्गन है या ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह से एक्ट करता है। जब वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करेगा तो वो लाइपेज और ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम्स को सिक्रीट करेगा, और जब वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह से एक्ट करेगा तो वो इंसुलिन और ग्लूकागन हार्मोन को सिक्रीट करेगा। चलो अब आके देखते हैं कि कितने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। तो ये रिलीज करता है GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और ये सीधा गोनाड्स को सिग्नल देता है कि वो अपने अपने रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को रिलीज करे, जैसे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड किस तरह के हार्मोन्स को रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन को, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा, TSH रिलीज करेगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा,
वासोप्रेसिन रिलीज करेगा। ये सारा काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तब वो थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देती है कि आप थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करो। थायराइड हार्मोन रिलीज करता है थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। पैराथायरॉइड ग्लैंड रिलीज करता है पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थाइमस, थाइमस जो कि हमारे यहाँ चेस्ट वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, छोटा सा ग्लैंड होता है, और बाय द टाइम जैसे जैसे एक छोटा सा बच्चा अडल्ट स्टेज में पहुंचेगा और उसकी एज बढ़ती चली जाएगी, ये थाइमस ग्लैंड धीरे धीरे डीजेनरेट कर जाता है। तो ये रिलीज करते हैं लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, या फिर आप थाइमोसिन लिख सकते हो, थाइमोसिन, थाइमोसिन। इसका काम क्या होता है? यूजुअली बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन करना, जो कि आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। अब हम आ जाते हैं अड्रीनल ग्लैंड में। तो अड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट करता है अड्रीनलिन, अड्रीनलिन जिसको हम फ्लाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, और कॉर्टिसोल। चलो इसके बाद आ जाते हैं गोनैड्स। अगर मेल्स है तो टेस्टिस सिक्रीट करेगा, टेस्टिस सिक्रीट करेगा टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन को, टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन को। और अगर ये क्या हो रहा है भाई, और अगर वो फीमेल है तो ओवरीज सिक्रीट करेगी, ओवरीज सिक्रीट करेगी प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन को, ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन को। इसे हमें थोड़ा सा फिर से सही करना पड़ेगा, बोर्ड को कभी कभी कुछ तो हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ओवरीज दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करेगी, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। ये हो गए गोनाड्स के हार्मोन। अब हम बात करते हैं पैनक्रियास के बारे में। तो अभी मैंने बताया कि इंसुलिन और ग्लूकागन रिलीज करने का काम होता है पैनक्रियास का। इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करना। इसी वजह से जितने भी लोग डायबिटिक होते हैं, डायबिटीज पेशेंट होते हैं, उन्हें इंसुलिन के शॉट्स दिए जाते हैं, क्योंकि उनका इंसुलिन नेचुरली उतना ज़्यादा सिक्रीट नहीं हो पाता है। इसी वजह से उनको डायबिटीज हो जाती है, और उन्हें बोला जाता है कि चीनी उन्हें ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना, शुगर उन्हें ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर ब्लड में शुगर लेवल हाई हो गया तो उसका मेटाबॉलिज्म हो नहीं पाएगा, और इससे बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। और अगर इंसुलिन के शॉट्स दिए जाएंगे तो वही शुगर लेवल डिक्रीज हो जाएगा, वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे मसल सेल्स में। ग्लूकागन का जस्ट ऑपोजिट काम होता है। जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कम हो जाती है, तब ये ग्लूकागन रिलीज होगा और मसल सेल से ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, जिससे हमारे ब्लड में फिर से शुगर लेवल बढ़ जाएगा। यानी ये दोनों आपस में एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी कॉज करते हैं, और इसी से हम फीडबैक मैकेनिज्म को भी समझ पाएंगे। अगर एक चीज कम हो गई है तो दूसरी चीज रिलीज होके उसे कंपेंसेट कर देती है। तो ये हो गया बच्चों सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एक बार फटाफट से हम लोग नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम वर्क करता है। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, ये कंसिस्ट करेगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। अगेन ब्रेन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आ जाता है सेरेब्रम, सेरेब्रम, थैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन जो है इसका काम होता है कुछ कुछ तरह के इनवॉलेंट्री एक्शंस को मेंटेन रखने में, और हमारा जो हाइंड ब्रेन है ये कंसिस्ट करेगा सेरिबेलम, सेरिबेलम जिसका काम होता है वॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। फिर आ जाता है मेडुला जिसका काम होता है इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, और फिर आ जाता है पॉन्स जो कि रेस्पिरेटरी सेंटर भी होता है फॉर सलाइवेशन, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
अब हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो स्पाइनल कॉर्ड हमारे रीढ़ की हड्डी है जो प्रोटेक्टेड होती है वर्टिब्रल कॉलम से। स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स अराइज होते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के बिल्कुल सेंट्रली अलाइंड है, हमारा ब्रेन और हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ हमारा स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा पूरी बॉडी में स्प्रेड हुए जो न्यूरॉन्स हैं, जो पूरा नर्वस सिस्टम है, वो कंस्टिट्यूट करेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरीके से आप देख सकते हो, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स। यानी कि हमारे क्रेनियम से निकलने वाला, हमारे ब्रेन से निकलने वाले जो 12 पेयर ऑफ नर्व्स होते हैं ना, 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स होते हैं, वो कंस्टिट्यूट करते हैं क्रेनियल नर्व्स को। और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले जो 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स होते हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं स्पाइनल नर्व्स को। और अगर कहीं पर भी स्पाइनल नर्व या कोई भी क्रेनियल नर्व में कोई दिक्कत आ जाएगी तो पूरा बॉडी नहीं, उस नर्व्स, वो नर्व्स जिस भी बॉडी के पार्ट में जा रही है उस बॉडी का पार्ट काम करना बंद कर देगा। फिर हम आ जाते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, जो कि कंसिस्ट करता है दो तरह का नर्वस सिस्टम। एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि दो इंसान हैं, एक है चंगू, एक है मंगू। चंगू हमेशा बहुत ही ज्यादा परेशान सा रहता है, हमेशा अलर्ट मोड में रहता है, हमेशा डरा सहमा सा रहता है। लेकिन मंगू जो है वो हमेशा रिलैक्स रहता है, हमेशा चिल रहता है। तो जो चंगू है ना, उसके बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रहती है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मंगू की बॉडी में बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रहती है। तो जो जो सिम्टम्स आपको चंगू की बॉडी में देखने को मिलेंगे, यानी कि अगर वो डरा हुआ है तो बहुत ज्यादा हार्ट बीट उसकी तेज होगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा, उसको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा होगा अच्छे तरीके से, उसके प्यूपिल्स कंस्ट्रिक्टेड होंगे, ये सारे सिम्टम्स, स्वेटिंग हो रही होगी बहुत ज्यादा, ये सारे सिम्टम्स आपको चंगू में देखने को मिलेंगे क्योंकि उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत एक्टिव है। और मंगू क्योंकि वो रिलैक्स्ड है, उसका हार्ट बीट भी स्लो है, उसे कोई स्वेटिंग नहीं हो रही है, उसे भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है, उसे प्यास भी लग रही है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है और बिल्कुल ही रिलैक्स्ड स्टेट में है, उसके प्यूपिल्स डायलेटेड है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है ना, वो सब आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होने पर इंसानों में नजर आता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस, दिस वाज ऑल अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी एंड इन प्लांट्स ऑल्सो। पूरा का पूरा चैप्टर 15 मिनट के अंदर रिवाइज करा दिया। कैसा लगा आपको सेशन, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। उस सेशन को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। बहुत जल्दी मिलेंगे बाकी के चैप्टर्स के वन शॉट के साथ अंडर 15 मिनट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।